हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर बीएससी क्लासेस। तो आज मैं इशिका शुक्ला आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री बीएससी सेमेस्टर 1 का सिलेबस। बहुत ज़्यादा क्वेरीज इस चीज़ के लिए आती रहती हैं कि बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस कब स्टार्ट होने वाला है। तो लीजिए, एसआर बीएससी क्लासेस आपके लिए यूपी बीएससी सेमेस्टर 1 का सिलेबस लेकर आ गए हैं। नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर 1, हर सेमेस्टर के लिए हम कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलते रहेंगे और आपको प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर कंप्लीट स्टडी यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहना है और रोज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेक्चर लेना है। अगर आप डेली लेक्चर्स लेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको उस चीज का बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा फ्यूचर में। तो आज हमारा जो बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जो फर्स्ट हमारी बुक है, उसका नाम क्या है? द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम कुछ बातें करेंगे बॉन्डिंग की, कुछ बातें करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत सारे मैकेनिज्म की भी बातें करेंगे। जो भी हमारा सिलेबस है उसी के पैटर्न के हिसाब से हम 1 बाय 1 चलते रहेंगे, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक के बाद एक लेक्चर लेते जाएंगे और आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपको कमेंट करना है, बताना है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसकी वीडियो एसआरबीएससी क्लासेस चैनल पे आपको मिलेगी। तो इसी के साथ में हम शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। और हमारे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एन इंडियन केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडियन केमिस्ट। यहाँ पर इंडियन केमिस्ट्री की बात हो रही है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट हुई है। पीरियोडिक टेबल ही है जो बेसिक बिल्कुल मेन केमिस्ट्री को समझाता है। उसी में बहुत सारी चीजें आती हैं और एक चीज आती है बॉन्डिंग। भाई अगर भी कोई भी एटम है, एटम तो छोड़िए, कोई भी है आसपास, सभी को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? एटम्स कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके बनाएंगे बॉन्ड्स। तो उन्हीं सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसी सब चीजों में हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है आज का वो है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो आज हम इस टॉपिक को डील करेंगे, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी को, और इसकी शुरू से लेके लास्ट तक की, मतलब बिल्कुल डेप्थ तक की नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रॉपर नोट्स अपने बनाते रहिएगा और यहाँ पर जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस क्या है? ये वर्ड आपने कभी सुना है? अगर नॉर्मल रेजोनेंस की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस यूनिवर्स के अंदर अगर अपनी जगह पर से डिस्प्लेस हो रही है कुछ समय के लिए, टेम्परेरीली, कोई भी सब्सटेंस दुनिया में अपनी जगह पर से डिस्प्लेस हो रही है, और लेकिन ये चेंज टेम्पररी है, ठीक है, ये चेंज परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए शिफ्ट नहीं हो रही है, तो उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस केमिस्ट्री में कैसे आया, क्या है ये रेजोनेंस, इसकी बात हम करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ में हम देखते हैं रेजोनेंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्ट्रक्चर आप बनाएं और वो ही सेम स्ट्रक्चर आप कहीं और भी देखें। कहने का मतलब ये है, ये चीज हर एक स्ट्रक्चर के साथ में नहीं होती है। ये चीज होती है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के साथ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें पाई बॉन्ड होता है, जिसमें लोन पेयर होता है, वहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि केवल एक स्ट्रक्चर से किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज बता दी जाए। तो उसी के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिल जाते हैं और वो हम खुद नहीं बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसी स्ट्रक्चर की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसकी हमें और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज सीखने को मिलती है। तो वी एक्सप्लेन it by saying that the substance exists in a number of structures called resonating structure। और अगर किसी भी substance के
एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हैं, समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल आपने ले लिया और उसका स्ट्रक्चर एक से ज्यादा है तो वो कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द एक्चुअल substances is then hybrid of these resonating structures। भाई ऐसा हो सकता है कि आपका एक कोई मेन स्ट्रक्चर हो, है ना, जो स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये तो हमें मालूम है, वरना आप ये सोचोगे कि इसका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एक स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है, थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो जिनको हम कहते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो फॉर्म है उसको बोला जाता है हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड फॉर्म मतलब बनी हुई फॉर्म, जो बनाई हुई फॉर्म है, जो बस थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम हाइब्रिड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कुछ एक टेम्पररी फॉर्म बनाई है जो जिसके बेसिस पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निकाली है किसी सब्सटेंस की, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म, ठीक है। तो द resonance hybrid is more stable than any of the contributing structures. This extra stability of the resonance hybrid as compared with the most stable of the resonating structure is known as resonance energy। तो भाई सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर कभी भी कोई स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कोई भी स्ट्रक्चर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई एक तो हमको चाहिए है जो बेस्ट होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे सही होगी, जो एक स्ट्रक्चर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा, तो वो मेन कहलाएगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसके बेसिस पे हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो अभी मैंने आपको बिल्कुल बताया है। तो इसी के साथ में हमें एक और चीज बताई गई है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या है ये रेजोनेंस एनर्जी? भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो हम उस प्रोसेस के बेसिस पे उस एनर्जी का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे थे ना, मान लो 1 2 3 4 5 बहुत सारे स्ट्रक्चर बन गए। अभी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर मिले, इसमें कोई तो ऐसा होगा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जिसके बेसिस पे आप बाकी 4 उसके बना लोगे, और ये वो मेन होगा जो आप एक्चुअली में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी अगर कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बेटा बहुत ज्यादा होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो एनर्जी बनती है, निकलती है, मतलब बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो वहां कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, वो एनर्जी, उसमें से एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई अगर कहीं पर भी रेजोनेंस हो रहा है, इसको आगे हम चल के डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड भी है और वहां पे आयनिक बॉन्ड भी है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा भी है जो रेजोनेंस एक्चुअली में क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी में से प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। चलिए, तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से आप इसको तैयार करिएगा। अभी इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे थे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, कैसे बनेंगे, इसकी क्या कंडीशन है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? क्या है हमारी पहली कंडीशन? द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स इज ईच स्ट्रक्चर मस्ट रिमेन इन फिक्स पोजिशन। हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिक्स होना चाहिए, मतलब हर एक एटम जो है वो अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए, तब एक बहुत ही कम एनर्जी वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो बहुत बेसिक सा कंडीशन है, और इसी कंडीशन को देखने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या है? ये जो मैंने आपके लिए बना दिया है यहाँ पर, ये है बेंजीन।
बेंजीन का नाम आपने सुना होगा, बेंजीन हम 11th-12th में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, परफेक्टली एरोमेटिक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें ये जो बॉन्ड है भाई, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से। ये 6 कार्बन एटम एक रिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन एटम है, और हर एक कार्बन एटम के अब कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, तो बस एक एक पाई बॉन्ड लगा दिए। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है, हम सभी ने पढ़ी हुई है कि यहाँ पर हर एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से एक ना एक पाई बॉन्ड बन ही रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है और यहाँ भी आ जाता है। इस वजह से ये कंटिन्यूअसली पाई बॉन्ड घूम रहा है, और मैंने क्या कहा, ये जो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसी के वजह से हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो बेंजीन रिंग को कभी ऐसे बना देते हैं तो कभी ऐसे बना देते हैं, ठीक है, समटाइम्स लाइक दिस एंड समटाइम्स लाइक दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर बेंजीन का बना हुआ है, ठीक है, इसका तो कोई रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, इसका कोई मेन स्ट्रक्चर तो होगा ना। तो वो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं। बेटा वो मेन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये जो सर्कल बीच में बनाया है बेंजीन रिंग, इसको हम डॉटेड लाइंस से दिखाते हैं। ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग का रेजोनेंस हाइब्रिड, जिससे इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं और इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हम आगे वाली कंडीशंस को जज करते हैं। The following two structures of phosphorus H3PO3 are not the resonance structure because of the displacement in the position of atom. देखिए, अगर एटम अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, रेजोनेंस की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अगर एटम अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, उसमें क्या लिखा था, जो पिछली कंडीशन आपने पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था कि एटम्स अपनी जगह पे फिक्स होने चाहिए, न्यूक्लियर फिक्स होने चाहिए। यहाँ पे फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है जरा देखिए। ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको एकदम क्लियरली आपके सामने बना दे रही हूँ, ठीक, ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें एक बार हाइड्रोजन इधर से बॉन्ड बना रहा है और एक बार हाइड्रोजन OH के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन ही फिक्स नहीं है, अगर हाइड्रोजन की क्या किसी भी एटम की पोजीशन फिक्स नहीं है तो इसका मतलब कि वहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एटम ही अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। सबसे पहले तो एटम को अपनी जगह पे फिक्स होना पड़ेगा, तब कहीं रेजोनेंस हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है each structure must have the same number of unpaired electron. हर एक स्ट्रक्चर में सेम बिल्कुल एक जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वरना स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हम वो ये नहीं कह सकते ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कोई, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारे पास, ठीक है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रही है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के ये लोन पेयर हो गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, क्यों, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने इस तरीके से शेयर किए। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसने इस तरीके से शेयर किए। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा शेयरिंग कुछ इस तरीके से हो, एक बार को शेयरिंग ऐसे भी हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ से शेयर हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ से। मतलब कई एक बार ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हो और ऑक्सीजन का पूरा पूरा लोन पेयर ले लिया हो, तो ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से ये भी हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेगा कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, और बीच में यहाँ पर एक प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, देख रहे हैं आप। तो सभी में अगर आप गिनेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके 3 ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए किस तरीके से नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें। लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो देखिए 1 2 3
4 5 6 7, हमारे इस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसमें भी आप गिन लीजिए 4 + 3 7, यहाँ 3 + 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 7। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास बहुत एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, तो कई बार नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर कर देता है, कई बार ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई एलिमेंट शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, तभी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। तो बस ये सिंपल सी चीज है कि सारे स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। The contributing structure should have all similar energies. This rule may be illustrated by taking the example of benzene. अभी एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग बन रहे हैं, 1 2 3, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, सबकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। वैसे तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम और इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एनर्जी लगभग सिमिलर होनी चाहिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है। और ये रूल को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं बेंजीन। भाई देखिए, बेंजीन एक सबसे अच्छा एग्जांपल है रेजोनेंस का। क्यों? क्योंकि उसमें जो बॉन्ड्स है ना, पाई बॉन्ड्स, वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं अच्छे से, मतलब रेजोनेंस अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, और एटम्स अपनी जगह पे बहुत अच्छे से फिक्स्ड, ठीक है। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? Those structures in which negative charge resides on the most electronegative atom and the positive charge on the most electropositive atom will be the closest to the true structure. कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, कि अगर कोई एटम A और B है, ठीक है, अभी A और B में केवल रेजोनेंस नहीं हो सकता, बहुत सारे एटम्स में हो सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज उस पे होना चाहिए जो एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो, है ना। अगर कोई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। भाई उसके आखिरी शेल में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और उधर दूसरा कोई एलिमेंट है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज इसको चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इसको चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को नेगेटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। इसका एग्जांपल आपके सामने है, बहुत सिंपल सा, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। ओके, तो देखिए, कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है, इसको कुछ अलग से हमने नहीं बनाया है। अब क्या है कि मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं दोनों नॉन मेटल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन और हाइड्रोजन में कंपेयर किया जाएगा तो कार्बन के पास भाई देखो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। उसके पीछे सीधा रीजन है, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसीलिए सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वही बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे ए और बी एटम के बीच में रेजोनेंस बहुत रेयरली क्रिएट होता है जब दोनों ही एटम्स इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी रखते हो, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ में the contributing structure should be so written that unlike charges reside on the neighboring atoms. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेजोनेंस के बारे में जानने के लिए बेटा। मान लो तुम्हारे ये कोई स्ट्रक्चर है, यहां पर हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है वो है बेटा N3H का, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से एक और नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और ये नाइट्रोजन 1 और 2 इधर और इधर डबल डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर बना ही नहीं सकता, इसका मतलब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया हुआ है, ठीक है। ये नाइट्रोजन केवल डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इसको 3 बॉन्ड बनाने थे, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास अभी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है। आप गिन भी सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बाकी ये जो इसने शेयर कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पे, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इसी तरीके से दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो अब ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इसीलिए ये एकदम स्टेबल है। इस पे अभी भी पॉजिटिव है, अब नेगेटिव इस पे आ गया, जो नेगेटिव इस पे था वो इस पे आ गया। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ, मतलब इसने अपने दो बॉन्ड्स को इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और ये नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ गया है, यू कैन सी ये नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ये सिंगल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव। भाई अगर हमें रेजोनेंस में स्टेबिलिटी चाहिए तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही रखने हैं, और हमको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को एकदम एक दूसरे, मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो ही पास पास होने चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर दूर रखना है, नेगेटिव नेगेटिव को दूर दूर रखना है, ये तो रूल है। नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बना देंगे, इसीलिए अगर इसमें प्रेफरेंस पूछी जाएगी तो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। एक और रूल है हमारा, द ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ग्रेटर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस बनाने के लिए, रेजोनेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहली जरूरत कोवेलेंट बॉन्ड की पड़ती है। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की पड़ती है बेटा। पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, मतलब कुछ तो हो जो ट्रांसफर करके एक्चुअली में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सके, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रक्चर बन जाएंगे रेजोनेंस, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, अब जैसे ये हमारा BF3 का स्ट्रक्चर है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो क्या होगा भाई, ये फ्लोरीन जो है इसके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक ही बोरॉन से लिया हुआ है, बाकी 6 इसके पास थे, इसने डोनेट कर दिया, डोनेट किया तो बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद एक बार इस फ्लोरीन ने डोनेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एक बार इस फ्लोरीन ने डोनेट कर दिया। तो अगर हम केमिस्ट्री में इस चीज को ऐसे ही पढ़े तो हमें लगता है ये तीनों तो सेम ही है। यस, नो डाउट ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है, ये एक सेम स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, एक बार इस फ्लोरीन से, एक बार इस फ्लोरीन से और एक बार इस फ्लोरीन से, ठीक है। तो ये हमारा BF3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इससे भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम लगा सकते हैं चीजों को बहुत अच्छे से, और इसी टॉपिक के क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कि हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं जो शायद आपसे जब एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम। बस अभी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और चीजों को समझना है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब रेजोनेंस की बात आएगी ना तो आपको जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल दिया जाएगा वो होता है कार्बोनेट आयन बेटा। तभी हम कह रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हम क्या कहेंगे भाई देखो, द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनेट आयन कंटेन डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड है कार्बन का और ये 2 जो है वो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी आ गया भाई, ठीक है, चलो आ गया, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन एटम एज शोन बिलो, ये तो हमने देख लिया। दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स दैट वन ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शुड बी शॉर्टर देन द अदर टू, also the angle should be greater than the angle beta, but in this contrary to observation, this is contrary to observation। भाई एक बात बताइए, ये कार्बन एटम ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में यही रूल पढ़ा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें हो रहा है कंप्लीट रेजोनेंस। ये स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ में कंप्लीटली पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, इन्हें बनाएंगे हम। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर कार्बोनेट का जो हमने बनाया है, ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी ट्रांसफर हो सकता है ना? तो क्या होगा, मान लीजिए हमने ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर दिया है, आपको मैं अलग से बना के दिखाती हूँ। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये C है, ये O है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे बना दे रही हूँ। इसी के साथ में हमारा एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है जहाँ पे डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक और स्ट्रक्चर भी हम बना लेंगे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तीनों चीजें सेम है लेकिन डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे वो कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर्स, ये ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर्स हैं जो उसके पास में है। अभी इसमें हमने कोई निगेटिव चार्ज नहीं लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों में डबल बॉन्ड ही बन रहा होगा। उसके बाद कैसे एक ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, एंड देन अगर दोनों ही ऑक्सीजन एटम, कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि अगर दोनों ही ऑक्सीजन एटम इस तरीके का डबल बॉन्ड बना लेंगे तो भाई कार्बन के 6 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। एक्चुअली ये 2 पॉजिटिव चार्ज किसका होगा, सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कि कार्बन का होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, CO3 2 नेगेटिव। तो इसके बनाने का तरीका ये है, तो इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज हमेशा 2 नेगेटिव रहता है। ओके, तो ये कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस था जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ में आप और भी पॉइंट्स इसके देख सकते हो। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन स्ट्रक्चर्स, मतलब किस तरीके से रेजोनेंस कार्बन में होता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन करके दिखा सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करते जाएंगे, चार्ज को शिफ्ट करते जाएंगे। रेजोनेंस कोई भी बड़ी चीज नहीं है। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक रेजोनेंस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी टॉपिक के आगे और भी टॉपिक्स हैं, फॉर्मल चार्ज है हमारे साथ, डाइपोल मोमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिए, ठीक है। और इसी तरीके की और नॉलेज को इनहेंस करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अब आपकी BSc केमिस्ट्री की प्रिपरेशन इस चैनल पे होने वाली है। तो जुड़े रहिए एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।